नमस्कार दोस्तों, आपने सुना कि रिलायंस ने अपने जो शेयर्स हैं उसको बेचने के लिए राइट्स इशू है ना जारी किए हैं। अब ये राइट्स इशू क्या होता है और फिर ये शेयर बेचने के लिए राइट्स इशू का क्या मतलब होता है? राइट्स इशू है ना, राइट्स इशू, ये देखिए ये लिखा हुआ है राइट्स इशू। जबकि बेचने का एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं आईपीओ। आपने सुना भी होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर जैसे मान लो किसी की बड़ी कंपनी हो, है ना। अब देखिए शेयर क्यों बेचते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए आखिर किसी को शेयर क्यों बेचने पड़ते हैं अपनी कंपनी के। शेयर का मतलब समझते हैं, शेयर का मतलब होता है किसी को पार्टनर बनाना। पार्टनर मतलब मान लो कि अगर मुझे लॉस हुआ है तो फिर उसको भी उतना ही लॉस होगा, और अगर मुझे फायदा हुआ है तो उसको भी उतना ही फायदा होगा। तो इसे कहते हैं शेयर बेचना, यानी किसी को मैं अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना रहा हूं। तो हिस्सेदार मतलब तो बराबर का होता है। अब बात है कि क्यों कोई बेचता है। देखिए होता क्या है, शेयर मार्केट को थोड़ा सा समझ जाइए कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। तब आपको रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये राइट्स इशू भी समझ में आ जाएगा और आईपीओ भी समझ में आ जाएगा, है ना। धीरे से देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है ना। आपने देखा भी अभी आरबीआई ने इसमें भी कुछ, इसको बचाने के लिए भी कुछ फंड रिलीज किया है, तो देखेंगे कि ऐसा क्यों किया है। सारी चीजें कनेक्टेड है, आपको समझ में आ जाएंगी थोड़ी देर में, बस आप इसे पूरा सुनिएगा ध्यान से। इस पूरे शेयर मार्केट को समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि कोई बंदा है, एक कंपनी का मालिक है। अब उसको क्या है कि उसको कंपनी को अपने अगर बहुत फैलाना है तो उसे क्या चाहिए, थोड़ा सा और पैसा चाहिए। अब ये पैसे कहां से लाएंगे? उसके पास जो पैसे पड़े हुए हैं भैया वो करीब करीब 50 लाख है, लेकिन उसे चाहिए भैया 90 लाख। तो 50 लाख है, 90 लाख चाहिए, तो 90 लाख में 40 कम है। समझ पा रहे हो आप? 40 लाख कम है। अब 40 लाख अब वो कहां से लाए? तो उसने बोला एक काम करता हूं, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देता हूं। अब शेयर्स में बेचूंगा तो शेयर्स बेचने से बेचूंगा तो कुछ लोग तो खरीदेंगे, है ना। अगर उनको लगेगा कि ये कंपनी मुनाफे में जाएगी तो चलो शेयर्स खरीद लो। तो इसमें शेयर्स के खरीद फरोख्त में यही होता है। तो जब मैं अब मुझे 40 लाख की कमी है तो मैं अपने शेयर्स जो है वो बेच दूंगा, है ना। अगर मुझे 40 लाख चाहिए तो हो सकता है मैंने 4 लाख शेयर्स रख दिए और एक एक शेयर्स का नाम रख दिया, एक एक शेयर्स का दाम रख दिया होगा 10 रुपए। तो 4 लाख एक 10 का तो होगा 40 लाख। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, लेकिन ये जितने भी 4 लाख हैं शेयर्स मैंने जो रखे हैं, अभी कोई भी कितना भी खरीदे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सबके सब पार्टनर ही होंगे। हो सकता है 4 लाख में से कोई 2 लाख शेयर खरीद ले, कोई भैया 3 लाख खरीद ले, कोई एक ऐसा हो सकता है जो पूरे के पूरे 4 ही खरीद ले, और कोई हो सकता है कि एक एक करके 10-10 खरीदे, 10,000 खरीदे, कोई 1,000 खरीदे। डिपेंड नहीं करता, जितने जो खरीदेंगे वो हिसाब से उनका मुनाफा होगा। ये बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है। तो ये तो हो गया ये खरीद और फरोख्त। अब बात ये होती है कि शेयर मार्केट में एक ही कंपनी थोड़ी है कि जिसको पैसा चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी है जिनको पैसा चाहिए भैया। अब भाई जो बेचने वाला है वो तो बेच रहा है, वो ठीक है, लेकिन जो खरीदने वाले होते हैं उनको तो उनकी बैंड बजी पड़ी रहती है कि भैया कौन सी खरीदूंगा, पता नहीं ये जो कंपनी जो बेच रही है शेयर्स ये टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी। तो वो डर के मारे खरीदता भी नहीं है। लेकिन बात है कि उसको पैसे तो कमाने हैं। अब उसको ये भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी मुनाफा कमाएगी और कौन सी नहीं कमाएगी, लेकिन उसे शेयर खरीदने भी है। तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाएगा जिनको शेयर मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होगा। अब ये जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे वो अपनी बना लेते हैं टीम, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एजेंट की तरह। और ये जो एजेंट होते हैं, अब देखिए क्या है कि भाई मान लो मुझे नहीं आता शेयर मार्केट के बारे में कि भाई बताओ मुझे कैसे मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सी कंपनी में लगाऊं, कौन सी कंपनी में नहीं लगाऊं। मैं तो नहीं जान पा रहा हूं भाई कौन सी मुनाफे में जाएगी, कौन सी घाटे में जाएगी, मैं खरीद लूं बर्बाद हो जाऊं। तो भैया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप क्योंकि एक्सपर्ट हो, आप जानते हो, तो एक काम करता हूं, मैं अपने पैसे आपको दे देता हूं, आप लगाते रहना, क्योंकि आप तो उसके एक्सपर्ट ही हो कि कौन सी कंपनी उठेगी कौन सी नहीं उठेगी। तो आपने जिसको पैसे दिए हैं लगाने के लिए, ये बीच वाला बंदा जो एक्सपर्ट है, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, है ना। तो ये जो म्यूचुअल फंड आप नाम सुनते रहते हैं, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं होता, ये इन्वेस्ट करने वाली एक कंपनी है। इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से आता है? इनके पास पैसा आता है उन बंदों से जिन बंदों को नहीं पता कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं या किस कंपनी में लगाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने शेयर, अपने पैसे जो है इनके पास जमा कर देते हैं। जब इनके पास कई सारे करोड़ ऐसे जमा हो जाते हैं तो ये अलग अलग कंपनी में लगा देते हैं। अलग अलग कंपनी में क्यों लगा देते हैं भैया? ताकि अगर ये डूबी तो मान लो हमने इतने में लगाया हुआ है तो इससे फायदा हो जाएगा। तो जो भी म्यूचुअल फंड को फायदा होता है, अपना 2 या 3% काट करके जिन्होंने इनको पैसे दिए होते हैं वो उनको वापस दे देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं होता, ये एजेंट होते हैं जो कि आपको वहां पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने म्यूचुअल फंड की बात करी, शेयर मार्केट आप समझ गए। शेयर मार्केट में किसी की कमाई कैसे होती है? देखिए जिस बंदे ने, जैसे मान लीजिए कि जो वो 40 लाख वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 40 लाख जो मैंने शेयर्स बेचे थे, अब मान लो कि अब मैंने एक एक शेयर के जो दाम रखे थे वो 10-10 रुपए थे। ये बात क्लियर हो गई है? 10-10 रुपए मैंने शेयर के दाम रखे हुए थे। तो अब क्या होगा कि मान लो अब जिसने भी मेरे शेयर खरीदे हैं, मेरी कंपनी को हो गया मुनाफा। तो ऐसा नहीं हो कि अब मैं सीधे ही प्रॉफिट दे दूंगा उनको, ऐसा नहीं होता है। अब मेरे जो शेयर्स थे मुनाफा होने के बाद अब वो हो गए 11 रुपए के। क्लियर है? तो जिसने भी 10-10 रुपए में खरीदे होंगे,
अब क्योंकि उन शेयर्स की वैल्यू हो गई है 11-11 रुपए, तो मुनाफा कमाने के लिए उन बंदों को अब अपने शेयर्स बेच देने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई? यानी जिसने मेरे खरीदे थे 10 रुपए में, अब मेरे शेयर्स क्योंकि अब भाई मुझे मिल गए ना 90 लाख, मैंने भाई कमाई कर दी, मैंने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से मुझे मुनाफा हो गया, तो पूरी कंपनी को मुनाफा हो गया। जब पूरी कंपनी को मुनाफा हो गया तो अब मेरे जो शेयर 10-10 रुपए के थे उनमें एक एक बढ़ गया, यानी 11-11 रुपए के हो गए। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाँ ध्यान सुनो, अब ये 4 लाख शेयर्स मेरे नहीं, मैंने तो बेच दिए थे। अब ये 4 लाख लोगों के ऊपर है, या जितने लोगों ने भी लिया था ये इनके ऊपर है कि इनको ये रखना है कि इनको ये बेचना है। तो ये क्या करेंगे भैया, ये अगर अब इनका जब इनको मुनाफा चाहिए ना, इन्हें तो खरीदा इसीलिए था, तो ये क्या करेंगे, इस कंपनी की शेयर जो मैंने इनको दिए थे अभी 4 लाख के, ये उसको भी बेच देंगे। समझ गए? तो 10 में खरीदे थे, 11 रुपए में बेचेंगे तो हो गया ना उनको मुनाफा। तो ऐसे होता है इनको मुनाफा, है ना। तो इसी को खरीद फरोख्त कहते हैं, और इसीलिए जो है शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में आप देखते हैं कि 2 तरह के मार्केट आपको मिलेंगे, एक होता है NSE, एक होता है BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 जितनी भी कंपनियां हैं भैया, जितनी भी कंपनियां होंगी 1700 करीब NSE में है, और BSE में करीब करीब 5400 कंपनियां हैं। अब जो भी NSE में कंपनियां हैं, इनका उतार चढ़ाव देखने के लिए आपको जो स्केल मिलती है उसे कहते हैं निफ्टी। और जो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनका उतार चढ़ाव देखने के लिए आपको मिलता है सेंसेक्स। तो याद रखिए, निफ्टी होता है NSE का और सेंसेक्स होता है आपका BSE का। अब चाहे वो NSE मार्केट हो या फिर चाहे वो BSE मार्केट हो, इन दोनों को कंट्रोल करता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी आपने नाम सुना होगा, सेबी NSE BSE दोनों कंट्रोल करता है, यानी कि सेबी ही इनका नियामक है। अब ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई भी आया कि उसे शेयर्स की जरूरत है तो लो बेच दिया, नहीं, आपको पहले जाकर के सेबी में अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर जब वहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब जाकर के आप अपने शेयर्स को जो है वो बेच सकते हैं। ये बात क्लियर होगी? तो ये सारी बातें थी भैया शेयर मार्केट की। फिर आपने ये भी देख लिया कि म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं, एजेंट ही होते हैं, वो हमारे ही होते हैं, हमें नहीं आता तो हम उनको दे देते हैं। तो ये सारी कहानी थी, इतना क्लियर हो गया। अब आती है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सभी को मालूम ही है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये जो राइट्स इश्यूज जो दिए हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि रिलायंस जो है आखिर क्यों लगातार अपनी चीजें बेच रही है। आपने थोड़ी देर पहले सुना था, थोड़े दिनों पहले ही न्यूज आई थी कि फेसबुक ने उसका 10% खरीद लिया है रिलायंस का। ठीक है, तो मतलब रिलायंस अपना 10% बेच रहा है, तभी तो फेसबुक उससे खरीद रहा है। ये बात क्लियर होगी? फेसबुक अगर खरीद रहा है, रिलायंस जियो उसने खरीद लिया 10%। अब भाई तो आखिर क्या बात है कि मुकेश अंबानी जी को अपनी लगातार जो है कंपनी या फर्म में जो है किसी को हिस्सेदारी देनी पड़ रही होगी, इतनी बड़ी बड़ी बात यह कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है घाटे में है। जब भी कोई घाटे में होता है तो उसे चाहिए पैसा ताकि वो अपने घाटे को पूरा कर सके। अब भाई घाटे में क्यों है? क्योंकि कोरोना है। आपको दिख रहा है कोरोना ने पूरा मार्केट बंद रखा हुआ है। रिलायंस की सिर्फ जियो नहीं चलता, उसकी बहुत सारी चीज चलती है, जैसे कि एक उसका सबसे बड़ा क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप सुनते हो ना, रिलायंस पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उससे कितने सारे बिकते हैं भैया, पेट्रोल आता है। तो अब जितने भी अब सबसे ज्यादा कमाई तो उसकी वहीं से होनी है भैया। अब बात है कि कोई गाड़ियां चल नहीं रही हैं, कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहे, तो तेल बिक नहीं रहे। जब तेल बिक नहीं रहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पेट्रोलियम में जो है वो कमाई हो नहीं रही है। जो कमाई होनी थी वो कमाई लगभग थी 1,30,000 करोड़। माइंड करिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री से इतना मिलना था। अगर उसे इतना मिल जाता तो उसके ऊपर जो उधारी पड़ी हुई है वो उसकी पूर्ति कर लेता, लेकिन ये आया नहीं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इतना कर्जा हो गया उसके पास। अब ये कर्जा है भैया। अब इसी को उसने हटाने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, उसने क्या किया कि फेसबुक को अपने 9.9% शेयर्स जियो के बेच दिए फेसबुक को। तो क्या हुआ जानते हैं ना, कितने बेचे उसने? 43,500 करोड़ रुपए में। अभी भी लेकिन बात है कि इससे बनी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 43,500 करोड़ है और उनके पास जो कर्जा है वो 1,03,000 करोड़ का है। तो अभी भी उनके पास कर्जा, इसमें से हटा दो, इसको घटा दोगे जब 1,03,000 में से 43,500 तो कितना बच जाएगा? 55,000 करोड़। अभी भी इतना कर्जा बचा हुआ है। ये बात क्लियर होगी? अब इसे कहां से करेंगे भैया? तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ले आए भैया कि राइट्स इशू। अब यहां पर बहुत ध्यान सुनिए, किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, मैं सिर्फ 2 पे बात करूंगा। एक तरीका उसका होता है IPO, दिख रहा है, IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक और तरीका होता है जिसे कहते हैं भैया राइट्स इशू। ये 2 तरीके होते हैं एक कंपनी के पास कि वो अपने शेयर्स बेच सकती है। फर्क क्या होता है IPO में? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पब्लिक यानी जनता, यानी कि अगर मैं अपनी कंपनी की शेयर्स है वो सार्वजनिक कर दूं कि आओ भाई कोई भी खरीदो, कोई भी खरीदो, तो उसे कहते हैं IPO। कोई भी आकर के इससे खरीद सकता है। ठीक है, अब फिर राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू की बात ये होती है, अच्छा अब IPO में कोई भी खरीदो बोला गया, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, तो फिर इससे काम चल जाता ना अगर ऐसा है तो? नहीं भाई, आपने देखा ना मार्केट बंद है, सारा मार्केट बंद है, लोगों के पास पैसा है नहीं,
है ना। और ध्यान सुनिए, रिलायंस इंडस्ट्री भी शेयर मार्केट में ही आएगी। शेयर मार्केट में अपने शेयर से तो बेच रही है वो, तो अगर वो इसके थ्रू बेचती मतलब पब्लिक को खरीदना होता, पब्लिक खरीदे कहां से? पब्लिक तो बेचारी अंदर बैठी है, जॉब है नहीं उसके पास, पैसा नहीं है। अगर जॉब नहीं तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर वो इन्वेस्ट कहां से? शेयर खरीदने की अभी कहां से दम आएगी उनमें? तो अभी तो उन्हें लग रहा है कि हम पैसा निकाल लें, और यही हुआ। हमारी ये सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी है जिसे कहते हैं फ्रैंकलिन, है ना, आपने सुना होगा। फ्रैंकलिन के 2.3 लाख करोड़ रुपए, ये देखिए, ये एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड होने का मतलब क्या होता है कि इसमें लोगों ने अपना पैसा जमा किया था, इसलिए ताकि ये लोग इसे लगा दे किसी, मतलब ताकि ये लोग शेयर्स खरीदे और बेचे और जो मुनाफा उसे दे दें। तो ये लोगों का पैसा था। तो भैया लोगों ने, अब देखो, फ्रैंकलिन बहुत बड़ी कंपनियों में से एक थी म्यूचुअल फंड की, जो इतना पैसा, उसके इतना पैसा जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इतना पैसा लोगों ने वापस से निकाल लिया, है ना, वापस से निकाल लिया सिर्फ कोरोना के डर से। उन्हें लगा कि भैया अब तो कोरोना है, मार्केट पता नहीं कब खुलेगा, इतना बड़ा रिस्क कौन ले, तो उन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, फ्रैंकलिन में से 2.3 लाख करोड़ लोगों ने निकाल लिए हैं। मतलब इस कंपनी के पास अब पैसा नहीं बचा है। क्योंकि इस कंपनी के पास पैसा नहीं बचा है, तो आप देख रहे हो ना, म्यूचुअल फंड क्रैक, यहां पे म्यूचुअल फंड जो है वो फेल हो गया। और म्यूचुअल फंड तो किस में आ रहा था? ये वही है ना, सार्वजनिक कह सकते हो आप इसे, पब्लिक का पैसा। और अगर पब्लिक पैसा लगा रही है तो क्योंकि उसे तो पता नहीं कौन सा शेयर खरीदना है, समझ गए ना। और जब भी कोई अब देखिए, क्योंकि उसे पता नहीं कौन सा शेयर खरीदना, इसलिए तो उसने इसको पैसा दिया होता। तो अगर ये पब्लिक से जुड़ा है तो किसमें इन्वेस्ट कर सकता है भैया? ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर को खरीद सकता था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। तो फिर ये अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर मतलब ये शेयर नहीं खरीद सकते इसके थ्रू, इसलिए आईपीओ फेल हो गया, समझ गया ना। तो इसीलिए अंबानी जी इससे काम नहीं चला पाए, वरना वो इसी से काम चला लेते। तो अब उनके पास दूसरा तरीका बचा भैया, राइट्स इशू। जब ये फेल हो जाता है आईपीओ, तब आता है राइट्स इशू, ठीक है। अब राइट्स इशू क्या होता है भैया? जब आईपीओ फेल हो जाए तो राइट्स इशू लेकर के आते हैं। राइट्स इशू में देखिए, बहुत ध्यान सुनिए, सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है, राइट्स मतलब होता है अधिकार। अधिकार किसका? अधिकार। अब ये उन लोगों के लिए लाया गया है, उन लोगों के लिए जो लोग पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदार हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, तो उन्हीं को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। इसका मतलब समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि आप आ गए रिलायंस इंडस्ट्री में, पहले से ही आपने 100 शेयर्स जो है उनके खरीद के रखे हुए हैं। इतना क्लियर हो गया? आपने 100 शेयर्स उनके पहले से खरीद के रखे हुए हैं। अब आप उनके पहले से ही खरीदार हैं, पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, तो अगर वो राइट्स इशू करते हैं तो जो उनके पहले से शेयर्स होल्डर हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कि भैया आप शेयर्स के खरीदने के पहले हकदार हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर मेरी कंपनी में किसी ने 100 शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं और अगर मैं राइट्स इशू के तहत शेयर्स को बेचता हूं, सबसे पहला अधिकार जिसका होगा वो ऑलरेडी खरीदे हुए बंदे के पास होगा कि भैया आपके पास 100 है ना, तो अब आपके पास अगर 100 है तो मैं आपको 50 शेयर और खरीदने के लिए आमंत्रित करता हूं। बाध्य नहीं कर सकता हूं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये बात क्लियर हो गई है ना। और ये अनुपात जो है ये कंपनी डिसाइड कर सकती है। ये अनुपात कितना हो गया भैया? आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं 2:1, है ना, 2:1। यानी कि मेरे पास अगर ये देखो 100 है तो मैं इसका आधा 50 पे और अधिकार रखता हूं, इसके ऊपर का अधिकार नहीं रखता हूं मैं। अब ये 1:4 भी हो सकता है, जो भी चाहे वो कंपनी के ऊपर होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 100 है तो 50 शेयर और खरीदने का मुझे जो है इन्विटेशन मिल रहा है, अगर इंडस्ट्री जो है अपने शेयर्स बेचती है राइट्स इश्यू के तहत। इसीलिए म्यूचुअल फंड को बचाने के लिए आरबीआई ने अभी अभी कहा है कि हम 50,000 करोड़ रुपए जो है बैंक को दे रहे हैं। जो नॉर्मल बैंक है उनको देंगे, जैसे कि एसबीआई, आईसीआई, ये सब कुछ, फिर ये सारे बैंक देंगे म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरबीआई क्यों आ रही है 50,000 करोड़ लेकर के म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में आपको मालूम है ना पब्लिक का पैसा है, और अगर वो पब्लिक का पैसा है तो फिर सरकार की, आरबीआई का तो ये कर्तव्य है कि वो पब्लिक के पैसे की रक्षा करे। तो वो उनके पैसे की रक्षा करने के लिए मदद कर रही है म्यूचुअल फंड की कि भैया पैसे रखो, है ना, इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि जब तुम इन्वेस्ट करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां टिकेंगी, नहीं तो देखो ये ध्वस्त होना शुरू हो जाएंगी, और अगर ये ध्वस्त होगी तो गए काम से। आपको समझ में आई बात बंद हो, है ना। तो जब इनके पास पैसा होगा म्यूचुअल फंड के पास, तो फिर ये शेयर्स खरीदेंगे, और जब ये शेयर्स खरीदेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों को राइट्स इशू लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका काम आईपीओ पे हो जाएगा। अच्छा, राइट्स इशू की क्या दिक्कत है? बात तो वही नहीं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, आईपीओ में अगर एक शेयर की कीमत 330 रुपए है तो राइट्स में उसे, अब देखो वहां काम नहीं बना है, वो फेल हुआ है, तो फिर हम ये लाते हैं। और ये कोई मुनाफे का काम नहीं हुआ है राइट्स इशू लाना, ये बहुत घाटे का होता है। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे कई गुना कम कर देते हैं। जैसे कि मान लो अब ये जो मिला होगा एक शेयर, अब ये 250 का मिला होगा, अब आप देखो जरा रिलायंस इंडस्ट्री को कितना घाटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है। कोई भी कंपनी खुशी से राइट्स इशू नहीं लाती है, उसे बहुत मजबूरी में उस चीज को लाना पड़ता है। इसे कहते हैं राइट्स इशू, यानी कि अधिकार दे रहा हूं पहले उन लोगों को जो ऑलरेडी मेरे कंपनी में है, शेयर होल्डर हैं, वो आए, मैं उन्हें
उनके अनुपात के अनुसार, उनके पास अगर 100 है तो मैं उन्हें 50 देता हूं, अगर उनके पास 10,000 है तो मैं उन्हें 5,000 देता हूं, उनके पास 20,000 है तो मैं उन्हें 10,000 और शेयर खरीदने का मौका देता हूं, लेकिन वो बाध्य नहीं है, वो चाहे तो खरीद सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई बंदो, है ना। तो आप देख रहे हो किस तरह से पूरा मार्केट जो है वो कनेक्टेड है, म्यूचुअल फंड से लेकर के शेयर मार्केट से लेकर के, ये बात क्लियर हो गई। तो समझ पाए दोस्तों, है ना। तो यही सारी कहानी थी, है ना, ये पूरा मार्केट। होप सो कि मैं शायद कामयाब हुआ हूं आपको समझाने में। अगर बढ़िया लगी वीडियो तो भैया करना कुछ नहीं है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।